हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 को कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 3.2 को, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को हम देखेंगे, उससे पहले कुछ नियम देखते हैं पूर्ण संख्याओं के कौन कौन से नियम होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं समृद्ध गुण को, कि समृद्ध गुण क्या होता है। तो देखिएगा, अपन देखेंगे समृद्ध गुण। देखिएगा, समृद्ध गुण का मतलब क्या होता है। समृद्ध गुण का मतलब होता है, अगर कोई भी संख्या है, अगर किसी भी संख्या में अगर उसी प्रकार की संख्या का गुणा किया जाए, भाग किया जाए, घटाव किया जाए या फिर प्लस किया जाए, अगर ऐसा सब कुछ करने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है तो वो संख्या उस गुण में समृद्ध होती है। जैसे अगर योग की बात की जाए, मान लीजिए मैं पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है तो कोई भी पूर्ण संख्या ले लूँ। जैसे मान लीजिए 2 ले लिया और 6 ले लिया। अगर 2 में मैं 6 को जोड़ दूँ तो 8 आ रहा है। देखिएगा, 2 भी पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है, और जो 8 आ रही है वो भी एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो योग के प्रति कैसी हैं, समृद्ध हैं। ठीक है, थोड़ी समझने वाली बात है, आपको समझना। समृद्ध का मतलब ये होता है कि उसी संख्या के साथ संक्रिया की जाए तो उसी प्रकार की संख्याएँ आ जाए तो वो क्या होता है, समृद्ध गुण कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या मैंने ली है योग के रूप में। अगर 2 और 6 को मैंने जोड़ा है तो 8 आया है, जो कि पूर्ण संख्या है। तो 2 और 6 भी पूर्ण संख्या है, 8 भी पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये है कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो योग में कैसी होती हैं, समृद्ध होती हैं। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट यही है कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो योग में समृद्ध होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली पॉइंट आप लिख सकते हैं इनको, पूर्ण संख्याएं। देखिए मैं लिख दूं पहले। देखिएगा, पूर्ण संख्याएं योग संक्रिया में समृद्ध होती हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है कि अगर 2 में अगर 4 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है। इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। सेकंड नंबर पे चलते हैं, योग के बाद अब चलते हैं घटाव पे। ठीक है, अब देखिए घटाव में देखिए समृद्ध होती हैं क्या नहीं होती हैं। मान लीजिए मैंने 2 में से 1 घटाया तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने 7 में से 3 घटाया तो 4 आए। ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या। चलो ठीक है, मैंने 3 में से 4 घटाया। देखिए मैंने आपको बताया अभी कि अगर आप इन दोनों के स्थान को भी चेंज करते हैं तो भी वही संख्या आनी चाहिए। जैसे अगर मैं थोड़ी इसको कैंसिल कर लेते हैं, मैंने जैसे 7 में से 3 को घटाया तो 4 आया। ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण और ये भी पूर्ण। लेकिन अगर मैं 3 में से 7 को घटा दूँ तो ये -4 आएगा। ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन जो -4 आया है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक है। तो याद रखिएगा, जो पूर्ण संख्या होती हैं वो घटाव में क्या नहीं होती हैं, समृद्ध नहीं होती हैं। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे भी प्लस का ही आता है, क्योंकि आपको पता है पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 अनंत तक जाती हैं। तो माइनस में नहीं आता पूर्ण संख्या में, इसलिए ये माइनस का आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो पूर्ण संख्या होती हैं वो घटाव में समृद्ध नहीं होती है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखना। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। देखिएगा, मैंने लिख दिया है कि पूर्ण संख्याएं घटाव में समृद्ध नहीं होती हैं, यानी घटाव की जो संक्रिया होती है उसमें समृद्ध नहीं होती हैं। क्योंकि 7 में से अगर आप 3 घटाएंगे, 3 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो ये -4 आएगा, जो कि ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, लेकिन ये फिर संख्या पूर्णांक है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट संक्रिया पे। तीसरी जो हमारी संक्रिया है वो है गुणा की संक्रिया। मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, इधर मैंने 5 ले लिया, दोनों का गुणा किया तो 15 आ गया। 3 भी पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या, गुणा करने पर भी पूर्ण संख्या आ रही है। 0 ले लिया और 5 ले लिया और ये 0 आ रही है। इसका मतलब ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण और ये भी पूर्ण आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो गुणा संक्रिया के प्रति कैसी होती हैं, समृद्ध होती हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से लिख लेना कि पूर्ण संख्या होती हैं वो गुणा संक्रिया के प्रति समृद्ध होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट संक्रिया की तरफ, भाग संक्रिया। देखिएगा, मान लीजिए मैं कोई भी संख्या ले लूँ, 4, ये पूर्ण संख्या है, उसमें 2 का भाग दूँ, ये भी पूर्ण संख्या है, और भाग देने पर 2 आ रहा है तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। चलो और चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने 8 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। देखिएगा, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, लेकिन इसका अगर इसमें भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 2.6, यानी ये जो संख्या आई है समथिंग आ जाएगा। तो ये जो संख्या आई है वो संख्या
पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो भाग के प्रति समृद्ध नहीं होती हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे समृद्ध नहीं है। तो आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए, जो मैंने आपको पहले 2 लाइन लिखाई हैं योग, और वहाँ पे बस आपको भाग डालना है। यानी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भाग संक्रिया के प्रति समृद्ध नहीं होती हैं, लेकिन गुणा संक्रिया के प्रति समृद्ध होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिख लेने हैं अपनी बुक में, जिससे कि आपको याद रहे बाद में कि किस प्रकार से सर ने ये सब कराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक और पॉइंट दे रखा है, देखिए बुक में एक नोट लगा के लिख रखा है, देखिएगा उसने लिख रखा है कि पूर्ण संख्या का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं होता। यानी कोई भी संख्या देख लीजिए जिसमें जैसे मान लीजिए 5 है, 5 को अगर आप 0 से विभाजित करेंगे, अगर 5 को अगर आप 0 से विभाजित करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज़, तो ये चीज़ें परिभाषित ही नहीं है। अगर किसी भी संख्या को अगर आप 0 से विभाजित करेंगे तो वो क्या है, परिभाषित नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ है वो 0 से विभाजित करने पर परिभाषित नहीं। हाँ, अगर आप 0 को 5 से विभाजित करते तो 0 आ जाता, इस चीज़ को याद रखना। लेकिन अगर आप किसी चीज़ संख्या को 0 से विभाजित करेंगे तो वो कैसा है, अपरिभाषित है, यानी परिभाषित नहीं है। तो याद रखिएगा, जो पूर्ण संख्या हैं वो 0 से विभाजन पर परिभाषित नहीं है। ये भाषा आपको लिखनी पड़ेगी खुद ही। देखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिएगा, पूर्ण संख्याएँ शून्य से विभाजित नहीं है, यानी विभाजन है वो परिभाषित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि अगर आप 5 को 0 से विभाजित कर देंगे तो वो कैसा है, अपरिभाषित है। ठीक है, इसको आप लिख लेना। आगे चलते हैं। देखिएगा, नोट में कुछ और बातें आपको लिखनी है। बुक में लिख रखा है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग और गुणा में क्रम विनिमय नहीं है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो क्रम विनिमय है, लेकिन पूर्ण संख्या घटाव और भाग में क्रम विनिमय नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिएगा, क्रम विनिमय का मतलब आप जानते होंगे। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि स्थान अगर आप चेंज कर दें तो उसका प्रभाव पड़े, उसको क्रम विनिमय कहेंगे। जैसे अगर स्थान चेंज करने पर अगर प्रभाव पड़ता है तो उसको कहेंगे कि यह क्रम विनिमय नहीं है, और अगर नहीं पड़ता है तो उसका मतलब ये है कि वो क्रम विनिमय है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्ण संख्या है वो योग और गुणा में क्रम विनिमय, तो योग का मतलब ये हो गया, जैसे मैं आपको 2 में 3 जोड़ दूँ तो कितना आ गया, 5। अब मैं इनके क्रम को चेंज कर दूँ, मैं अब इस 2 को पीछे लिख दूँ और 3 को आगे लिख दूँ, देखिएगा फिर भी 5 आ रहा है। यानी इन दोनों का क्रम चेंज करने पर भी रिजल्ट में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण संख्या है वो कैसी हैं, क्रम विनिमय है। ठीक है, याद रखिए क्रम विनिमय। अब मैं गुणा के रूप में भी ले देता हूँ। जैसे 2 का अगर 3 से गुणा करें तो 6 आ रहा है, अगर 3 का 2 से गुणा करें तो भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि गुणांक में अगर स्थान चेंज कर दिए जाएँ तो भी कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है उनके रिजल्ट में। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्रम विनिमय है। यहाँ पे भी ये क्रम विनिमय गुणांक के रूप में भी क्रम विनिमय है। ठीक है, तो पहला तो हमारा जो हमने लिख रखा है नोट वो हमारा पूरा होता है। अब सेकंड नोट की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये कह रहा है सेकंड नोट वाला कि पूर्ण संख्या है घटाव और भाग में क्रम विनिमय नहीं है। देखिएगा कैसे नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं 3 में से 2 घटा दूँ तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 में से 3 घटा दूँ तो -1 आएगा। याद रखिए, ये और ये आपस में कैसे बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूर्ण संख्या है वो घटाव में क्रम विनिमय नहीं है। याद रखिएगा, क्रम मतलब क्रम चेंज करने पर। ठीक है, अब देखिएगा ये कह रहा है भाग में भी क्रम विनिमय नहीं है। तो कैसे नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। 4 में अगर आप 2 का भाग दें तो कितना आ जाएगा, 2। अब इनका क्रम चेंज कर दो। अब 2 में अगर आप 4 का भाग देखो तो क्या 2 ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है, यहाँ 1/2 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो न तो घटाव में क्रम विनिमय हैं और ना ही भाग में क्रम विनिमय है, लेकिन योग और गुणा में कैसी हैं, क्रम विनिमय। तो ये पॉइंट हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। हो सकता है ऐसे पॉइंट वो आपको अवसदों में मिलान वाले चिन्हों में पूछ ले। अब देखिएगा, इनमें ही एक गुण आता है जिसका नाम है सहचारिता। अब देखिएगा सहचारिता का नियम क्या होता है। सहचारिता का नियम होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 + 4 + 3 करना है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इसका देखिए क्या रिजल्ट आया, 2 + 7 यानी 9 आया। अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को यहाँ से चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस ब्रैकेट को लगाता हूँ 2 और 4 के बीच में,
और इसको 3 को अलग लिख देता हूँ तो 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 में इस 3 को जोड़ा तो 9 आया। यानी ये हो गया कि सहचारता का मतलब होता है कि अगर स्थान में अगर ब्रैकेटों को चेंज कर दिया जाए, उसके स्थानों को चेंज कर दिया जाए, अंकों के स्थानों को ब्रैकेट को चेंज कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट समान आता है। अगर समान आता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें सहचारता का नियम लागू होता है, लेकिन अगर नहीं आता तो उसका मतलब ये है कि उसमें सहचारता का नियम नहीं लगता। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बता दूं, इसमें नोट में देखिएगा, नोट में लिख रखा है, पहले नोट में देखिएगा कि योग एवं गुणन की संक्रिया में सहचारता का गुण पाया जाता है। देखिए योग और गुणन की संक्रिया में सहचारता का गुण है वो पाया जाता है। देखिए कैसे पाया जाता है, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल लेके। जैसे 2 + 6 + 9 मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया तो देखिएगा 2 प्लस पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 15, दोनों को सॉल्व किया तो 17। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट को चेंज करता हूँ, मैं 2 + 6 करता हूँ प्लस यहाँ पे 9 करता हूँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17। देखिएगा ब्रैकेट के स्थान चेंज करने पर भी क्या रिजल्ट में चेंजमेंट आया, नहीं आया। इसका मतलब यह है कि योग में कैसे सहचारता का नियम लागू है। अब वो कह रहा है गुणन में भी लागू है, तो देखिएगा मैं गुणन का एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। देखिएगा मैंने आपके लिए लिखा 2 × 3 × 5, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया तो 2 गुणा इन दोनों का गुणा किया तो 15 और इन दोनों का किया तो 30। अब ब्रैकेट को चेंज करेंगे, 2 × 3 × 5, याद रखिएगा, तो ये हो गया 6 × 5 और ये हो गया 30। तो यहाँ पे अगर इसका स्थान चेंज किया तो क्या रिजल्ट में चेंजमेंट आया, नहीं आया। इसका मतलब इसमें यह है कि सहचारता का नियम लग रहा है। तो याद रखिएगा योग और गुणा प्रक्रिया जो होती है उसमें सहचारता का नियम हमेशा लागू रहता है। लेकिन दूसरा उसने पॉइंट लिख रखा है, देखिए साथ ही उसने लिख रखा है दूसरे नंबर पे कि भाग और घटाव इस प्रक्रिया में जो सहचारता का नियम है वो नहीं लगता। अब मैं आपको इसको भी बताता हूँ कि कैसे है। देखिएगा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, पहला एग्जाम्पल घटाव की प्रक्रिया हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको किया 4 - 2 - 3, ठीक है, ये मैंने आपके लिए किया। जैसे देखिएगा घटाव की बात कर रहे हैं कि घटाव में सहचारता का नियम लगता है या नहीं लगता है, तो वो मैंने आपको लिख रखा है, बुक में लिख रखा है कि नहीं लगता। तो देखिए कैसे नहीं लगता। जैसे मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिए, 4 माइनस ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है 3 - 2। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो जब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 4 तो पहले का ही था। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखिएगा मैं ब्रैकेट के स्थान को चेंज करता हूँ, मैंने ये ब्रैकेट इन दोनों के बीच लगा दिया। अब देखिएगा तो ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो 4 में से 3 गया तो कितना आ गया 1, -2 पहले से ही था। अब 1 में से -2 घटाएंगे, यानी -2 बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्या ये दोनों समान हैं? अब बताइए क्या ये समान है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि सहचारता का नियम है वो घटाव में नहीं लगता है। अब चलते हैं भाग की तरफ। देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा भाग का एग्जाम्पल लिया है हमने। अगर देखिएगा मैंने ब्रैकेट सबसे पहले इधर लगा दिया है, तो 24 में भाग दे रहे हैं हम 6 का, और इसमें पूरे में भाग दे रहे हैं हम 2 का। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 24 में अगर 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और उस 4 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। अब देखिए ये 24 है, ये भाग है, ये 6 फिर ये भाग है, फिर 2 है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 में भाग दिया जाएगा 2 का, तो कितना 3 बार जाएगा। उस 3 का भाग दिया जाएगा 24 में, उस 3 का अगर 24 में भाग देंगे तो वो आ जाएगा 8। तो याद रखिएगा ये दोनों क्या हैं, समान नहीं है। ठीक है, अगर ये समान नहीं है तो इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि सहचारता का जो नियम है वो किस में नहीं लगता, भाग की संक्रिया में नहीं लगता। ये 2 पॉइंट थे जो हमने पूरे किए थे। अब चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं। तो देखिएगा दूसरे नंबर पे हम देखते हैं तत्समक अवयव को। तो देखिए तत्समक अवयव क्या होता है। तत्समक अवयव की बात की जाए तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या 5 है, उस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उस संख्या को जोड़ने पर भी वही संख्या प्राप्त की जाए। जैसे 5 में अगर हम 0 को जोड़ दें तो 5 ही प्राप्त होगा। 10 में अगर हम 0 को जोड़ दें तो हमें 10 ही प्राप्त होगा। 15 में अगर हम 0 को जोड़ दें तो हमें 15 ही प्राप्त होगा। सीधी बात है, किसी भी संख्या में कोई संख्या ऐसी जोड़ी जाए
जिससे कि वही संख्या प्राप्त हो जाए लौट के। तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या कैसी है, योग तत्समक है, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये गया कोई भी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हो गया कि योग तत्समक जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। याद रखिएगा, जो योग तत्समक होता है वो शून्य होता है। इसी प्रकार से गुणा तत्समक क्या होता है, एक होता है। कैसे, कोई भी संख्या है अगर उसमें एक का गुणा कर दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी। याद रखिएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। इसका मतलब गुणा तत्समक कौन सी संख्या होती है, एक होती है। यानी कोई भी संख्या हो अगर उसमें एक का अगर हम गुणा कर दें तो संख्या हमेशा वही प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, गुणा तत्समक की बात की जाए तो वो हमेशा एक होता है। ये याद रखने की चीज़ है और विशेष रूप से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, यही 2 पॉइंट थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये मान लीजिए रीट में तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा गया है। तो याद रखिए, योग तत्समक होता है हमेशा शून्य और गुणा तत्समक होता है हमेशा एक। चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ। 3.2 पहला क्वेश्चन है, देखिए उसने कहा है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। क्रम में लगाकर आपको इसका योग ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ ये करना है कि ये भी 5 वाला है, यही 5 वाला है, तो इनको 5 लिख देना है। सिंपल योग कर देना, वैसे कोई बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ योग करना है। तो आप इसका डायरेक्ट भी इस प्रकार से करके भी योग कर सकते हैं। देखिए 10 और ये 6 16 हो गया, 8 16 17 1 18 और ये 1 है तो ये 2 हो गया, 286 का योग आ गया। बस यही है कि जो आपको समान सा अंक लगे, जो आपको साधारण सा अंक लगे, उनको पास लाना है, बस उसमें कुछ नहीं है। कंपटीशन में तो आपको सिर्फ योग ही करना है, तो सिर्फ योग ही करना है। देखिएगा पहले क्वेश्चन में सिर्फ सबका योग करना है और जो भी 5-5 वाले हैं उनको पास लाना है, बस ऐसा ही करना है। तो कुछ नहीं है, पहला क्वेश्चन यही था। मैं पहले क्वेश्चन को कराऊंगा क्योंकि आपको सिर्फ योग करना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हो गया, बाकी आप कर लेना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन सेकंड में बोल रखा है कि उपयुक्त नियम लगाकर गुणन कीजिए। देखिएगा उसने दे रखा है 1225 और 25, उपयुक्त नियम लगाना है। अब देखिएगा थोड़ा सा देख के आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें कौन सा ऐसा नियम लगाएं जिससे कि जल्दी से जल्दी हो सके। तो देखिएगा अपन क्या करते हैं, क्रम चेंज करते हैं। आपको सिर्फ गुणा करना है, तो कंपटीशन में तो आप सिर्फ गुणा करना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो कह रहा है उसी तरीके से करें, नहीं, आपको जल्दी क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रम कैसे लगाना है। देखिएगा अगर इस 4 को 25 के पास पहुँचा दिया जाए तो क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि 4 अगर 25 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा और ये 1225 है और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1225 में 0 पीछे लग जाए। तो इससे क्या है, इससे जल्दी हो जाएगा, सिर्फ ये है। तो हमने क्या किया, हमने 4 और 25 का क्रम चेंज किया। इसका मतलब हमने यहाँ पे कौन सा नियम लगाया, क्रम विनिमय का नियम लगाया। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो याद रखिएगा आपको सिर्फ गुणा करना है, कुछ भी नहीं करना है, अपने विवेक के आधार पर। यहाँ पे कोई आपसे क्रम विनिमय का नियम नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में लास्ट करा देता हूँ मैं सिर्फ आपको 2 का चौथा नंबर। तो देखिएगा 8 गुणा 20 गुणा 125। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिएगा आपको क्या सरल लग रहा है, आप उस चीज़ को कीजिएगा। देखिएगा अगर आप इससे इसको गुणा करते हैं तो आपके लिए सरल पड़ेगा, या फिर आप इससे और इसको गुणा करते हैं जब आपके लिए सरल पड़ेगा। तो देखिएगा तो आपको पता होगा, अगर 8 का 125 से करते हैं गुणा, फिर 20 को पीछे ले जाते हैं तो इन दोनों का गुणा करने पर 1000 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके लिए, जल्दी से आपको ये 20,000 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी आपने क्या किया, आपने क्रम विनिमय किया। ठीक है, वही पहले क्वेश्चन की तरफ आपने क्रम विनिमय का नियम लगाया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्रम विनिमय लगाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान वितरण नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको वितरण नियम लगाना है। वितरण नियम यही है कि आपको सिर्फ कॉमन लेना है, इसमें कुछ ऐसा करना नहीं। जैसे पहले क्वेश्चन है कि 185 इंटू 25 प्लस 185 इंटू 75। अब देखिएगा इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 185। तो 185 को कॉमन ले लीजिए। अगर आप 185 को कॉमन ले लेंगे तो देखिएगा इन दोनों में से तो क्या बचेगा, गुणा, यहाँ पे क्या बचा, देखिएगा इसमें से 25 बचा। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह लग रहा है और यहाँ पे 75 बचा।
तो ये 185 पहले से ही था, ये गुणा का चिन्ह है। इन दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, और जब इन दोनों का आप गुणा कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने वितरण में क्या किया, इन दोनों, इसको और इसको आपने कॉमन ले लिया इन दोनों में से। जब इन दोनों को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 25 और 75 बचा। तो बस 25 और 75 को आपने बाद में यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, और इन दोनों को जोड़ने पर 100 आ गया, और ये पहले से ही था तो दोनों को गुणा करने पर 18,500 आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमन लेने की बात है। जो आपको समान लग रहा है उसको आपको कॉमन ले लेना है। और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको लास्ट करा देता हूँ इसका। लास्ट भी इजी है, लास्ट में भी कुछ ऐसा है नहीं। 12 गुणा 8 प्लस 12 गुणा 2। देखिएगा आपको क्या 12 दिख रहा है इसमें, तो बस 12 को निकाल लो, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दो। 8 पहले से ही है, प्लस बीच में है, ये 2 ये रहा। 12 गुणा दोनों को जोड़ा तो 10 हो गया, और जब दोनों का गुणा किया तो 1 से 20 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा गुणा करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा 4 नंबर क्या कह रहा है कि उपयुक्त गुणा का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आप कुछ भी इसमें कर लीजिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 185 का 1 से 6 से गुणा करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। और अगर आप इसमें नियम लगाएंगे कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए, अगर आप गुण लगाएंगे इसमें तो आपके लिए थोड़ा सा ये पेचीदा हो सकता है। देखिएगा, तो आप डायरेक्ट गुणा कीजिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि कंपटीशन में डायरेक्ट गुणा ही पूछा जाएगा, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं लगवाएंगे। तो बस आपको गुणा कर देने हैं इनके, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मिलान कीजिए, आपको देखिए मिलान करना है। देखिएगा 2 + 8 बराबर 8 + 2। ये इसका स्थान चेंज किया है, ये 2 ये था, ये पीछे पहुंचा दिया, 8 पीछे था जो आगे पहुंचा। तो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने क्रम विनिमय का नियम लगाया है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे में देखिए क्या कह रहा है वो, 8 गुणा 90 बराबर 90 गुणा 8। देखिएगा, तो यहाँ पे भी आपने क्या किया है, क्रम विनिमय किया है। यहाँ पे आपने जो क्रम विनिमय लगाया है वो योग में लगाया है, और यहाँ पे जो क्रम विनिमय लगाया है वो आपने गुणा में लगाया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात की जाए तो देखिएगा 8 8 5 100 + 45 8 8 5 गुणा 100 प्लस 8 8 5 गुणा 45। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है कि गुणा में, यानी यहाँ पे उसने क्या किया है कि देखिएगा ये तो योग हो रहा है, योग, लेकिन यहाँ पे उसने योग में क्या कर दिया है, गुणा को भी कर दिया है। तो यानी यहाँ पे उसने लगा दिया है कि योग पर गुणन का वितरण नियम। देखिए ये एक सा था, उसने इसको अलग करके रख दिया। पहले 885 का 100 से गुणा किया है, ठीक है, ये प्लस का चिन्ह लिया, फिर 885 का 45 से गुणा किया। तो उसने क्या किया है, योग का गुणन करके वितरण कर दिया है। ठीक है, अब 4th नंबर पे दे रखा है 5 गुणा 4 गुणा 28 बराबर 5 गुणा 4 गुणा 28। यहाँ पे देखिए क्या किया, यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट यहाँ है, अब वो ब्रैकेट उसने पहले पे रख दिया, यानी कुछ नहीं किया उसने, क्या किया है, गुणा का सहचर्य लगाया है। क्या लगाया है, गुणा का साहचर्य नियम लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद ही मिला लेना, मैंने आपको ये बता दिया है। यहाँ पे क्रम विनिमय लगाया है योग के रूप में, यहाँ पे क्रम विनिमय लगाया है गुणा के रूप में, यहाँ पे योग पर गुण का वितरण नियम लगा है, और यहाँ पे गुणा का साहचर्य नियम लगा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समय कह रहा था कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए। उदाहरण के लिए पुष्टि कीजिए। तो देखिएगा आपको पुष्टि करनी है, सिंपल है। अगर किसी भी संख्या का गुणा करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उन संख्याओं में से ये गारंटी है कि एक संख्या तो 0 होनी है। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसमें अगर 0 का गुणा किया जाए तो वो हमेशा
ज़ीरो आएगा। और अगर ज़ीरो से भी अगर आप ज़ीरो का गुणा करेंगे तो वो भी ज़ीरो आएगा। तो ये बात पहली बात सत्य है। और इसका एग्जाम्पल देखिए मैंने ये दे रखा है, 7 से अगर ज़ीरो का गुणा करेंगे फिर भी ज़ीरो आ रहा है, 0 से 8 का करेंगे फिर भी ज़ीरो आ रहा है, और 0 से 0 का करेंगे फिर भी ज़ीरो आ रहा है। तो याद रखिएगा, या तो एक जीरो होनी चाहिए या फिर दोनों संख्याएं ही ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिएगा, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मान लीजिए कि दो पूर्ण संख्याएं का गुणनफल अगर 1 आ रहा है तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही संख्याएं बराबर होनी चाहिए? दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए पुष्टि कीजिए। बिल्कुल, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 आ रहा है, देखिए अगर कोई भी संख्या से अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो वो संख्या वही आती है। जैसे 6 का अगर 1 से गुणा करें तो 6 ही आएगा, 8 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा, 0 से अगर 1 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर गुणा करने पर 1 आ रहा है, उन दोनों संख्याओं गुणा करने पर 1 आ रहा है, तो गारंटी है कि फिर इसका मतलब ये है कि वो संख्या में जो दोनों संख्या हैं वो 1 1 ही होंगी। ऐसा होने पर ही संख्याओं का गुणनफल 1 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। तो याद रखिएगा, ये बात सत्य है कि उनमें से एक या फिर दोनों कैसी होंगी, दोनों ही संख्या कैसी होनी चाहिए, 1 के रूप में होनी चाहिए। 8 नंबर देखिएगा, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए गुणा करना है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको गुणा करना है, यहाँ पे कुछ भी वितरण नियम नहीं लगाना, डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए। 9 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कि निम्न में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा? शून्य निरूपित, देखिए अगर आप 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो इसमें निरूपित नहीं होगा पहले वाले में। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो 0 से अगर 0 का गुणा करेंगे तो 0, इसमें तो निरूपित होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 के ही कर रहे हैं हम, 9 का पहला दूसरा कर लिया, तीसरे पे को देखते हैं। अगर 0 में अगर 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इसमें भी निरूपित होगा। और अगर 10 माइनस 10/2, ये कितना आ गया? 10 माइनस 10 में इसका दिया तो 5 आ गया, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, तो इसमें भी निरूपित नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे। सही उत्तर का क्रमाक्षर दिए गए कोष्टकों में लिखिए। निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किस में है? देखिए क्रम विनिमय आपको करना है तो 5 गुणा 8 करो या 8 गुणा 5 करो, दोनों का क्रम चेंज हुआ है तो पहले में तो है क्रम विनिमय। ठीक है, सेकंड में चलें कि 2 गुणा 3 गुणा 5 और 2 गुणा 3 गुणा 5, हाँ तो सेकंड में भी क्रम विनिमय है, याद रखिएगा सेकंड में भी है क्रम विनिमय। तीसरे की बात की जाए, तीसरे की बात करते हैं। देखिएगा वो आपसे पूछ रहा है कि कौन से में क्रम विनिमय है, किस में क्रम विनिमय मतलब दिया गया है, जोड़ का क्रम विनिमय दिया गया। देखिए जोड़ का क्रम यहाँ पे देखिएगा, जो सेकंड नंबर था उसमें गुणा का क्रम विनिमय है तो वो भी गलत है, और जो पहला था उसमें भी गुणा का क्रम विनिमय, तो इसमें मतलब पहले में भी नहीं दे रखा है योग का क्रम विनिमय, और दूसरे में भी योग का क्रम विनिमय नहीं दे रखा है। तो योग का क्रम विनिमय और किसमें दे रखा है? देखिएगा सी और डी में योग का क्रम विनिमय दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए जोड़ का क्रम विनिमय लिखिए। देखिए जोड़ के क्रम तो सीधी बात है, देखिएगा इसमें भी नहीं है और दूसरे में भी नहीं है क्योंकि दूसरे में भी गुणा है। तीसरे में चलते हैं, देखिएगा कि तीसरे में दे रखा है, तीसरे में साहचर्य का नियम दे रखा है, देखिए तो तीसरे में भी नहीं है। चौथे में चलते हैं तो 8 यानी 15 + 8 = 8 + 15, हाँ तो इसमें दे रखा है। देखिए योग का क्रम योग भी है और क्रम विनिमय भी है। 5 यहाँ पे चेंज हो गया, 8 यहाँ पे चेंज हो गया, तो पहले का आंसर हो जाएगा डी। पहले में नहीं है यानी ऑप्शन नंबर पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, ओनली ऑप्शन नंबर 4 में क्रम विनिमय योग का क्रम विनिमय दे रखा है, इसके अलावा उन तीनों में नहीं दे रखा है। अब देखिएगा 10 का ही सेकंड देखते हैं। देखिएगा गुणा के क्रम विनिमय का नियम, देखिए गुणा के क्रम विनिमय की अगर बात की जाए तो पहला ऑप्शन देखिए आप, दूसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, किसी में भी नहीं दे रखा
केवल पहले ऑप्शन में भी दे रखा है, देखिएगा केवल पहला ऑप्शन है कि 10 गुणा 20 और फिर 20 गुणा 10। तो गुणा का क्रम है, मतलब देखिए गुणा लग रहा है इनके बीच में, और 10 यहाँ पे चेंज हो गया, 20 यहाँ पे चेंज हो गया, तो यानी दूसरे में ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 वो पूरी होती है। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा मैं पढ़ते चलता हूँ, आप देखते रहना, जिससे कि अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट लिखे तो आप लिख सको। देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका प्रयोग गिनने के लिए करते हैं, जैसे 1 2 3 अनंत तक होती हैं, सही बात है। दूसरे नंबर पे देखिए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में एक जोड़ तो इसका परवर्ती मिलता है और किसी संख्या में से एक घटाने पर इसका पूर्ववर्ती मिलता है, ये भी बात सही है। परवर्ती याद रखना, परवर्ती जब एक जोड़ेंगे और पूर्ववर्ती जब एक घटाएंगे। तीसरा नंबर देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परवर्ती संख्या है, बिल्कुल बात सही है, प्रत्येक संख्या होती है वो एक परवर्ती संख्या होती है। फोर्थ नंबर देखते हैं, एक को छोड़कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या में ही होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। 5 नंबर देखिए कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह 1 2 3 में संख्या 0 को मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह 0 1 2 3 प्राप्त हो जाएगा, ये बिल्कुल बात है, पहले ही हम इसके बारे में क्वेश्चन कर चुके हैं। 6 नंबर देखिए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परवर्ती होता है, 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का परपूर्ववर्ती होता है, बिल्कुल बात सही है, 0 को छोड़कर प्रत्येक संख्या का पूर्ववर्ती होता है। 7 नंबर देखते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं निहित होती हैं, बिल्कुल बात सही है। 8वां नंबर देखिए कि एक रेखा लेते हैं जिस पर एक बिंदु 0 अंकित करते हैं, 0 के दाईं ओर समान अंतराल यानी दूरी पर बिंदु अंकित कर क्रमशः 1 2 3 नामांकित करते हैं, जिसे संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा पर आसानी से जोड़, व्याकलन और गुणा जैसी संक्रियाएं हो सकती हैं। 9वां नंबर देखिएगा, संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर संगत योग प्राप्त होता है, जबकि बाईं ओर चलने पर संगत व्यवकलन प्राप्त होता है। 0 से प्रारंभ करके समान दूरी के कदम से गुणा प्राप्त होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखें। 10 नंबर देखिएगा कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत संवृत नहीं होती हैं, विशेष रूप से देखें इसको। ये शायद यहाँ पे गलत लिख गया है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग और गुणन के बीच संवृत होती हैं, ऐसा लिखना चाहिए था। 11 नंबर पे चलते हैं, 0 से भाग परिभाषित नहीं है, बिल्कुल। 12 पे चलते हैं, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव या तत्समक 0 होता है तथा पूर्ण संख्या 1 को पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक कहते हैं। इस चीज़ को तो आप विशेष रूप से याद रखें कि योग तत्समक 0 होता है और गुणन तत्समक 1 होता है। 13 नंबर पर चलते हैं, पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन क्रम विनिमय है, याद रखिएगा पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन क्रम विनिमय है। 14 नंबर पर चलते हैं, पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य है, तो इसे भी आप विशेष रूप से याद रखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज थी तीसरी वो पूर्ण होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो शैलेंद्र राजपूत /मैथ पे भी चैनल पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे केवल मैथ पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।